न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, कैसे कैसे कंडक्शन होता है, कैसे पोलराइजेशन होता है। फिर उसके हम लोगों ने पीवाईक्यूज भी कर लिए थे। उस वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट आया? बाद में एनसीईआरटी रीड नो। करके देखा है ना। अब हम चलते हैं ह्यूमन ब्रेन के ऊपर, बिकॉज हम लोगों ने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट आते हैं, आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो पहले हम लोगों को ब्रेन पढ़ना है, फिर इसके बाद हम लोगों को सेंसरी ऑर्गन्स पढ़ाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सबसे मेन पार्ट जो होता है वो है आपका ब्रेन। ब्रेन। ठीक है। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन फॉर आवर बॉडी। मतलब हमारी बॉडी का एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर प्रोसेसिंग करना है, कोई भी सेंसरी न्यूरॉन आई तो उसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है, उसको ऑर्डर देना है, उसको कमांड देना है, उसको कंट्रोल देना है, ये सारे के सारे काम कौन करने वाला है? आपका ब्रेन करेगा। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलेंट्री फंक्शंस हो रहे हैं वो सारे के सारे कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल करता है? क्वेश्चन आ जाता है। वॉलेंट्री मूवमेंट्स, वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होता है या नहीं होता है? नहीं। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होता है वो भी हमारा ब्रेन करता है। हमारी बॉडी का बैलेंसिंग, फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, मतलब वॉलेंट्री भी और इनवॉलेंट्री भी सभी ऑर्गन्स की जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करने का काम हमारे ब्रेन का होता है। इसके अलावा ब्रेन थर्मोरेगुलेशन होता है बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना, हमारी हंगर, थर्स्ट, जितना भी कार्डियक रिदम्स है हमारी बॉडी का, एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये सब कुछ आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, विजन का मतलब क्या होता है? जो हम देख पा रहे हैं वो भी किसकी वजह से देख पा रहे हैं? ब्रेन की वजह से। आईज वाले आप लोग पढ़ोगे ये। हियरिंग किसकी वजह से हो रही है? ब्रेन की वजह से। हम बोल पा रहे हैं वो भी स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशंस, सोच, ये सब कुछ हमारा ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ब्रेन जो होता है इतना ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है, तो ऑब्वियसली बात है इसको हमें प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो प्रोटेक्शन देने के लिए ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? आपका स्कल। स्कल के अंदर कौन सी बोन्स होती हैं? क्रैनियल। टोटल कितनी बोन्स होती हैं? क्रेनियल कितनी होती है? 31 होती है। 31 होती है। मैम 14। मैम 8 होती है, 14 तो फेशियल बोन्स होती है ना। 14 तो फेशियल बोन्स होती है, क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं। यस मैम 8 होती है। स्कल के इनसाइड में जब हम जाएंगे तो ब्रेन के ऊपर लेयर्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम बोलेंगे क्रेनियल मैनेंजेस। मैनेंजेस मतलब होता है जो हमारी ब्रेन की लेयर होती है उसको बोलते हैं मैनेंजेस। सबसे आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट होंगी क्या? आपकी ड्यूरामेटर। ठीक है। मिडिल में प्रेजेंट होंगी अरेक्नॉइड, और सबसे इनर साइड में प्रेजेंट होंगी पियामीटर। याद करो सबसे आउटर मोस्ट साइड में, क्योंकि आपसे सीक्वेंस पूछ लेंगे आउटर से इनर, इनर से आउटसाइड, कोई भी सीक्वेंस आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है। कार्डियक रिदम का मतलब होता है आप कब सो रहे हो, कब सो के उठ रहे हो, किस टाइम पढ़ाई कर रहे हो, ये जो सारी चीजें कंट्रोल हो रही है ना आपकी पूरी 24 आवर्स में, आपकी जो भी रिदम साइकिल्स है उनको कंट्रोल करने का काम होता है। ठीक है। यस मैम। अब एक चीज मेरे को एक क्वेश्चन ये बताओ, अभी संडे में मैंने आप लोगों को जो टेस्ट लिया वो टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे तक ही क्यों रखा? मैम क्योंकि इसी टाइम नीट का पेपर रहता है। नीट का और मैम प्रैक्टिस रहेगी फिर। और हमारे ब्रेन, हमारे पास एक ग्लैंड होती है जो इस चीज को कंट्रोल करती है कि हमारा कोई भी बॉडी पार्ट या हमारा ब्रेन कब सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। जैसे कि होता है ना, आप डेली 3 बजे सोना शुरू कर दो, 2-3 दिन तक सो जाओ, फिर खुद नींद आने शुरू हो जाती है ना। यस मैम। 2 से 5 बजे तक आप लोग संडे टू संडे टेस्ट दोगे तो इट मीन्स आपके ब्रेन को थोड़ी थोड़ी ये चीज रियलाइज होने लगेगी कि ये पूरा दिन में ये वो टाइम पीरियड है जिसमें आपके ब्रेन को सुपर एक्टिव रहना है। होता है जब हम लोग कोई भी एग्जाम देने के लिए बैठते हैं, पहले दिन तो पूरा दिन सोए, 2-3 दिन से सो रहे थे मजे से, उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे थे पूरी पूरी रात, सुबह में लेट तक पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो एग्जाम वाला टाइम था कि भाई मेरे को एग्जाम देना है सुबह 7 बजे, उस टाइम हम सो रहे थे। तो एग्जाम में भी नींद आती है, नहीं आती है, फिर इधर उधर के ख्याल आने लग जाते हैं। होता है ना कि एग्जाम में मतलब याद सब कुछ कर लिया है लेकिन जब एग्जाम लिखने के लिए बैठे तो सब कुछ ऐसे लगता है कि यार सब भूल गए हैं।
सब कंफ्यूजन कंफ्यूजन होने लग रहा है। तो क्योंकि हम पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, सिर्फ डिफरेंस हम सबके बीच में क्या है, किसी को चीजें याद रह जाती हैं, कोई चीजें भूल जाता है, किसी को ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं तो पढ़ते तो सभी है ना हम लोग। तो इसका यही होता है कि हम लोग अपने ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन चाहता है हमसे काम कराना, हमें अपने ब्रेन की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि भाई वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है, किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव नहीं है। क्लियर? चलो फिर अब आता है मेरे पास सबसे पहली ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये किससे बनी होती है आपकी? टफ फाइब्रस। ये सबसे आउटर मोस्ट है, ऑब्वियसली कैसी होगी? टफ होगी। ए फॉर एरेकिनॉइड। एरेकिनॉइड कौन सी वाली लेयर है आपकी? मिडिल लेयर है, हाईली वेस्कुलर होगी। और सबसे इनर मोस्ट कैसी होगी? सबसे इनर मोस्ट वाली थिन लेयर होगी, डेलिकेट थिन। सबसे थिन लेयर होगी ये। और अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भाई इन तीनों लेयर्स में से वो कौन सी लेयर है जो आपकी ब्रेन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, जो आपके ब्रेन को डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही है, तो पियामीटर इन्वेस्ट कर रही है ब्रेन को क्लोजली। ये क्लियर है? अब इनके बीच में ना कुछ स्पेस होता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरल स्पेस। अरेक्नॉइड और पियामीटर के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? सब अरेक्नॉइड स्पेस। ये याद रखना है। तो तीनों लेयर्स के नाम याद रखने हैं, इनके बीच में कौन कौन सा स्पेस होता है वो याद रखना है। अब जो सब अरेक्नॉइड स्पेस है, इसी स्पेस के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन हो सकता है? शॉक एब्सॉर्ब करने के लिए। शॉक एब्जॉर्ब कराता है ये, या फिर मटेरियल्स को भी एक्सचेंज कराने में हेल्प करता है। कौन? सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब इसके बाद एक और टॉपिक हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था ब्लड टेस्टिस बैरियर, उसका मतलब क्या था? मैम ब्लड कि टेस्टिस के डायरेक्ट कांटेक्ट में ब्लड नहीं आना चाहिए, बिकॉज वहां पे जो स्पर्म्स बन रहे हैं उन स्पर्म्स को ब्लड आपका कोई फॉरेन पार्टिकल समझ के उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। यही आता है ना? इसलिए हम वहां पे एक बैरियर बना देते हैं, और वहां पे बैरियर कौन प्रोड्यूस करता है? आपकी सेर्टोली सेल्स। सेर्टोली सेल्स इज ए बैरियर की तरह वर्क करती है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेन के अंदर होता है। ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है कौन? एस्ट्रोसाइट। ये एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं? एक टाइट जंक्शन बना के रखता है, टाइट जंक्शन बना के रखते हैं। क्या इंश्योर करने के लिए? टू इंश्योर नो टॉक्सिक मटेरियल रीचेस टू ब्रेन। बस ये याद रखना है। क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? क्वेश्चन आता है कौन सी आपकी वो सेल्स होती हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करते हो। ब्लड टेस्टिस बैरियर में कौन थी? सेर्टोली सेल्स थी। क्लियर ये सबको? यस मैम। चलो, हमने पढ़ लिया एरेक्नॉइड के बारे में पढ़ लिया। एंड देन इनर विच इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन, टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी, वो आपके पियामीटर। फिर हमने ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इस डायग्राम को बाद में समझाऊंगी आप लोगों को, पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बारे में आप लोगों को क्या क्या बताएं? सबसे पहली चीज क्या याद रखना है? फोर ब्रेन में मैम 3 पार्ट होते हैं। क्या? 3 पार्ट होता है फोर ब्रेन के, एक ऑल्फैक्टरी लोब, थैलेमस और सैलिब्रम। बस मैम थिंकिंग का काम होता है। क्या क्या क्या?
मैम थिंकिंग का काम होता है फोर ब्रेन का, इंटेलिजेंस भी फोर ब्रेन में होता है। इंटेलिजेंस की पावर इसके अंदर होती है। और सेरिब्रम ही है जो 70% ऑफ द ब्रेन का पार्ट रखता है। फोर ब्रेन के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? सेरेब्रम। सेरिब्रम को बोलते हैं, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि भाई ये लार्जेस्ट पार्ट होता है। फिर सेकंड में आता है यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स, क्या काम होगा ऑल्फैक्टरी लोब्स का? मैम ये मैम स्पेल को करना स्मेल को। स्मेल को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम पे कोई सेंसरी ऑर्गन में है ना, इमोशनल ब्रेन भी हम इसको बोलते हैं, इमोशनल ब्रेन। लिम्बिक सिस्टम किस किस चीजों से मिलके बना होता है? हिप्पोकैम्पस प्लस हाइपोथैलेमस, इन दो पार्ट से मिलके बना होता है, हिप्पोकैम्पस एंड हाइपोथैलेमस। फिर एक और पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एमाइगडाला। इसका काम होता है एंगर्स को कंट्रोल करना। फिफ्थ थैलेमस, थैलेमस को बोलता है, थैलेमस होता है आपका रिले सेंटर। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। फिर सिक्स्थ होता है आपका एपिथैलेमस। एपिथैलेमस से के पास प्रेजेंट होती है क्या? पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है? मेलाटोनिन। मेलेटोनिन। जो क्या काम करता है मेलेटोनिन? स्किन को डार्क स्किन को पिगमेंट देता है। वो मेलेनिन है, ये मेलेटोनिन है। हाँ, रिदमिक कंट्रोल करना, जो मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रही हूँ 2 PM पे टेस्ट करा के, है ना। चलो ये वाली चीजें बताओ जल्दी से। याद है सबसे पहले सेरिब्रम याद रखोगे। मैम ये फोर्थ नंबर पे क्या लिखा है? एमिगडेला, AMYGDALA, एमिगडेला। फिर थैलेमस रिले सेंटर होता है, एपिथैलेमस पीनियल ग्लैंड होता है। मैम एक बार और बैरियर वाला दिखाना मैम। ब्लड टेस्ट इज बैरियर, हाँ ब्लड ब्रेन सॉरी ब्लड ब्रेन बैरियर। हो गया। मतलब मैम ये जो भी टॉक्सिक मटेरियल आता है उसको आने से रोकता है ब्लड के थ्रू। मतलब टॉक्सिक मटेरियल जो आपके, अगर सपोज आपके ब्रेन के अंदर कुछ भी आपके ब्लड के अंदर कुछ भी मिक्स हो चुका है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शंस लगते हैं ड्रग्स के, तो सारी उसके अंदर कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो सकती है जो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे, तो हमारी ब्रेन तक ना जाए डायरेक्टली वो सब। ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी पे आओ जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा फोर ब्रेन के अंदर हमने सेरिब्रम भी देख लिया, थैलेमस भी देख लिया और हाइपोथैलेमस भी देख लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट हमने देखा। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम आपका मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। अ डीप क्लेफ्ट बिटवीन द सेरिब्रम हॉरिजॉन्टली डिवाइड इट इनटू 2 होल्स। मतलब जो आपका पूरा सेरिब्रम वाला पार्ट होता है ना, उसको हमने 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड किया हुआ, एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर। दोनों हेमिस्फेयर्स को हम बोलेंगे सेरिब्रल हेमिस्फेयर। द हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों हेमिस्फेयर एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू? एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करती है? देखो ऐसे समझ लेना कि ये मेरे पास 2 अलग अलग हेमिस्फेयर हो गए। अब अगर 2 अलग अलग हेमिस्फेयर हो गए तो हमारे ऐसा भी है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई 2 ब्रेन्स हो गए हमारे पास, लेकिन ब्रेन हम बोलते क्या है? एक ब्रेन है हमारे पास सिर्फ। वो क्यों? क्योंकि दोनों को कनेक्ट करने वाला नर्व फाइबर एक ही है,
वो कौन है? कॉर्पस कैलोसम, जो दोनों के दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में कनेक्शन बना के रखने का काम करता है। दोनों हेमिस्फेयर्स के बीच में कनेक्शन बनाने का काम करेगा कॉर्पस कैलोसम। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? आपके सेरिब्रल हेमिस्फेयर के ऊपर लेयर प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर अलग अलग एरियाज प्रेजेंट होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स 3 एरिया इसके अंदर होता है। एक एरिया वो जो सारा सेंसरी एरिया होगा, मतलब सेंस करने का काम करेगा। एक एरिया वो होगा जो हमारा सारा मेमोरी, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों को कंट्रोल करेगा, जिसको हम बोलेंगे एसोसिएशन एरिया। और एक होगा हमारा मोटर एरिया। मोटर एरिया वो होगा जो मेरी पूरी बॉडी का जितने भी लिम्ब्स वगैरह हैं उन सब की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर 3 एरियाज हो गए, इसको लिख लो साथ साथ। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? outer covering of cerebrum. आउटर कवरिंग ऑफ द सेरिब्रम। तो पहला एरिया है हमारे पास यहाँ पे सेंसरी एरिया, सेकेंड एसोसिएशन एरिया, थर्ड motor area. मोटर एरिया। सेंसरी एरिया सारे के सारे कौन से काम करेगा? हमारा कंट्रोल करेगा सेंस करना, जैसे कि हॉट, कोल्ड, टच, पेन, ये सब कंट्रोल करेगा। एसोसिएशन एरिया जो होता है ये सबसे ज्यादा एरिया होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। अगर हम पूछे कि भाई तीनों में से ज्यादा एरिया कौन ऑक्यूपाई करता है, तो एसोसिएशन एरिया ऑक्यूपाई करता है। ये हमारी सारी मेमोरी को कंट्रोल करता है, हमारी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, हमारी सेंसरी इनपुट्स को कंट्रोल करता है। और मोटर एरिया क्या काम करता है? Movement of voluntary muscles of limbs and tongue. ये मूवमेंट्स कंट्रोल करता है हमारे सभी लिम्ब्स का। मतलब जितने भी हमारे कंट्रोल में मूवमेंट्स है, जितने भी हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट्स है, उनको कंट्रोल करने का काम मोटर एरिया का होगा। क्लियर है ये चीज सबको? Yes. अभी देखो भी एनसीईआरटी ने इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हमने देख लिया कि हमारे जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है उसके ऊपर लेयर होगी सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, मतलब उसके ऊपर ना ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं ऐसे। And the cerebral cortex is referred as the gray matter due to its grayish appearance. इसी cerebral cortex के अंदर 2 मैटर्स होते हैं। कौन कौन से मैटर होता है? Gray matter, white matter, white वाइट मैटर होता है। ठीक है। The neuron cell bodies are concentrated here giving the color. ये जो ग्रे कलर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। कौन से में? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ग्रेइश वाले पार्ट में, ग्रे मैटर के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेंसरी एरिया और एक लार्ज एरिया होगा दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। उस रीजन को हम बोलेंगे एसोसिएशन। इस लाइन को याद रखो। एसोसिएशन एरिया के लिए क्या बोला है? लार्ज एरिया है, नाइदर क्लियरली सेंसरी, मतलब ना तो सेंस का काम कर रहा है न ही मोटर का काम कर रहा है। वो काम क्या कर रहा है? हमारी कम्युनिकेशन को, हमारी मेमोरी को, मतलब जितनी भी हमारी थिंकिंग पावर है उनको कंट्रोल कर रहा है। जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जैसे कि इंटर सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन, इनको कंट्रोल कर रहा है। क्लियर हुआ लाइन में क्या क्या लिखा हुआ है? Yes. Fibers of the neck are covered with myelin sheath which constitute the inner part of the cerebral hemisphere. तो मतलब ये जो cerebral hemisphere है इनके अंदर जो हमारे फाइबर्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। और माइलिन शीथ होने की वजह से ही इनका कलर क्या है? व्हाइट है। तो मतलब आउटर वाला तो क्या है? ग्रे है और इनर वन वाला व्हाइट है। व्हाइट ग्रे कलर अलग अलग क्यों आया? व्हाइट कलर आया बिकॉज वहां पे जितने भी फाइबर्स प्रेजेंट है उनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट है। ग्रे वाले के ऊपर कोई माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है। सेरिब्रम रैप अराउंड द स्ट्रक्चर
कोल्ड थैलेमस, मतलब जो सेरिब्रम है ये किसके ऊपर प्रेजेंट है, थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है। और थैलेमस के बारे में अब देखो क्या लिखते हैं ये, थैलेमस में क्या है, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। हमने देखा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर दो रीजन्स थे, एक सेंसरी वाला एक मोटर वाला, और बीच में मैक्सिमम एसोसिएशन था। तो सेंसरी और मोटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना तो कुछ कुछ आपको ऐसे दिखता है ये, ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है एपिथैलेमस और नीचे प्रेजेंट होता है ये हाइपोथैलेमस, और ये साइड में होता है हमारा थैलेमस, ऐसे प्रेजेंट होता है। तो थैलेमस का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन बनाना सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग के बीच में। हाइपोथैलेमस थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस का काम वही होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, देखो एग्जैक्टली लाइन आई हुई है। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, नंबर ऑफ सेंटर्स, मतलब बहुत सारे सेंटर्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग या फिर ड्रिंकिंग। डायरेक्टली बॉडी टेम्परेचर, अर्ज फॉर ईटिंग और ड्रिंकिंग तीनों याद रखने हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा ये बहुत सारी न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जिसके अंदर न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स बनती है, इन्हीं न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स अपने अंदर से हार्मोन रिलीज करती है जिनको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं वो यही न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। पढ़ाया ना इससे नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोगों ने। सेरिब्रल, सेरिब्रल का इनर पार्ट जो है वो ग्रे है या व्हाइट है, वाइट व्हाइट क्यों है, क्योंकि वहां पे जो हमारे फाइबर्स शीट से कवर। इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर कॉल्ड एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया, और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या है आपका, ये हाइपोथैलेमस और कौन, हिप्पोकैम्पस, ये दोनों के दोनों मिलके लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं जो सारे सेक्सुअल बिहेवियर्स, एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशनल रिएक्शन, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर, मोटिवेशन, इनको कंट्रोल करता है। तो ये जो पैरा है ना, इस पैरा में से बहुत सारे क्वेश्चंस स्कोर हो सकते हैं, बहुत सारे। तो जब भी इस पैराग्राफ को आप पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ना कि आप खुद से क्वेश्चन प्रोड्यूस कर रहे हो। समझ आया सबको? मैम मोटर बता दो। यस मैम। बेटा मोटर एरिया वाला रिपीट कर दो एक बार। मोटर एरिया का काम सिर्फ इतना होता है, ये हमारा जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको कंट्रोल करता है। मतलब मैं अपना हैंड मूव कर रही हूँ तो मैं अपनी विश से कर रही हूँ ना हैंड मूव, मैं यहाँ से उठ के दूसरी जगह पे जाऊंगी तो अपनी विश से जाऊंगी ना। यस मैम। मेरे लिम्स मेरे कंट्रोल में है इसलिए मैं कर पाऊंगी। ओके अभी सपोज मैं सोचने लग जाऊं मेरा हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर दे, क्या मैं खुद से कंट्रोल कर सकती हूँ अपने हार्ट बीट को? नहीं कर सकती ना, क्योंकि वो एक इनवॉलेंट्री है। और मोटर एरिया सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है सिर्फ। ओके मैम। समझ आ रहा है सबको? एक बार हैंड रेज करके मेरे को बताओ जल्दी से। मैम एक बार कॉर्पस कैलोसिस के बारे में बता दो। बेटा कॉर्पस कैलोसम कुछ नहीं करता, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। हमने बोला ना कि हमने क्या किया, सेरिब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब अगर मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही हूँ तो इसका मतलब मेरे पास दो सेरिब्रम होने चाहिए, लेकिन वो दोनों अलग अलग काम नहीं करते। दोनों के बीच में मैंने एक कनेक्शन बना दिया है, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। नर्व फाइबर का एक ट्रैक्ट है, मतलब जो लेफ्ट हेमिस्फीयर में सिग्नल आएगा वही राइट में जाएगा, राइट में आएगा वही लेफ्ट में जाएगा। दोनों अलग अलग सिग्नल्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, एक ही नर्व फाइबर के थ्रू दोनों के दोनों कनेक्टेड हैं। मैम लिम्बिक सिस्टम किससे मिलके बना है? लिम्बिक सिस्टम हिप्पोकैम्पस और आपका हाइपोथैलेमस से मिलके बना है। मैम हाँ जी मैम लेकिन बुक में तो लाइन में एमिगडाला भी लिखा है कि वो भी लिम्बिक सिस्टम बना है। मैम हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला लिख रखा है। नहीं, डायरेक्टली हिप्पोकैम्पस होता है और आपका हाइपोथैलेमस होता है। एसोसिएटेड एरिया अगेन
देखो बेटा, एसोसिएटेड एरिया का काम कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका काम होता है हमारी मेमोरी को कंट्रोल करना, हमारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना, और हमारे जो सेंसरी इनपुट्स आ रहे हैं उनके बीच में एक एसोसिएशन बनाना। एसोसिएटेड एरिया है मतलब देखो बीच में एसोसिएटेड एरिया है, इधर मेरा मोटर एरिया है, इधर सेंसरी एरिया है, तो सेंसरी और मोटर के बीच में एक एसोसिएशन बनाने का काम एसोसिएशन एरिया करता है। और हमारी मेमोरी मतलब जितने भी मेजर फंक्शंस हैं वो ये करता है। देखो लिखा हुआ था ना एग्जैक्टली यहाँ पे लाइन में, किधर गया ये, दीज रीजन्स आर एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी या फिर कम्युनिकेशन। ये 3 फंक्शन याद रखने हैं, इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। इंटरसेंसरी मतलब इंटरसेंसरी मतलब 2 सेंस ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कराना। क्लियर सबको? बेटा एमिगडाला का काम होता है एंगर को कंट्रोल करना, एंगर रेग। डन? मैम हाँ जी। मैम मेलाटोनिन और पीनियल ग्लैंड सेम है ना? पीनियल ग्लैंड है एक, वो अपने अंदर से सिक्रीट करती है मेलाटोनिन हार्मोन। ओके मैम। चलो अब मिड ब्रेन पे आ जाओ। फोर ब्रेन सबसे लार्ज पार्ट होता है, मोस्टली काम वही करता है। अब मिड ब्रेन क्या है? मिड ब्रेन क्या क्या काम करता है बच्चों? सबसे पहले मिड ब्रेन की पोजीशन क्या होती है? Between the thalamus. Midbrain is located between the thalamus या hypothalamus of the forebrain and pons of the midbrain, hindbrain। अब hindbrain के अंदर pons वाला पार्ट है और हमारा forebrain के अंदर thalamus, तो उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है midbrain। midbrain के अंदर एक कैनाल प्रेजेंट होते हैं जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट, या फिर इसका एक और नाम होता है, एनसीईआरटी में लिख लेना इसको, डक्ट ऑफ सिल्वाइनस। ये अब इसमें क्या है? द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स। मतलब आपका जो मिड ब्रेन है उसके डोर्सल साइड में 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये चारों के चारों लोब्स अलग अलग काम करते हैं। फर्स्ट लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब, फोर्थ लोब। तो इनको हम बोलते हैं, जो ऊपर वाले हैं इनको बोलेंगे 2 सुपीरियर Caudically. कॉलिक्यूली, और जो नीचे वाले 2 होंगे इनको बोलेंगे 2 इंफीरियर Inferior बिल्कुल। कॉलिक्यूली। अब इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन है, आपका जो सुपीरियर कॉलिक्यूली है ये आपकी नेक और आपके विजन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा। जैसे कि सपोज कर रहा है कि मेरे को इधर साइड से आवाज आई तो मैं अपनी नेक को इधर साइड मूव करूंगी या नहीं करूंगी? Yes, ma'am. मैंने वॉइस सुनी, मतलब मैंने वॉइस नहीं, मैंने कुछ देखने के लिए इधर, जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि इधर देखो क्या है, तो मैं अपनी नेक का मूवमेंट ऐसे करूंगी। मैंने इधर मुझे कुछ देखना है तो मैं इधर मूवमेंट करूंगी। तो मेरा विजन और नेक दोनों का मूवमेंट अगर कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये कौन करा रहा है? आपका सुपीरियर कॉलिक्यूली के थ्रू हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई आवाज सुनने के लिए अपनी नेक का मूवमेंट करा रही हूँ, मतलब इंफीरियर वाला किसमें करेगा? नेक और आपका ऑडियो ear. या फिर ईयर लिख लो। कुछ आवाज सुनने के लिए, जैसे फोन पे बात करते हैं ना, आवाज नहीं आ रही होती है, हम इधर उधर जाते हैं, अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाते हैं बात करने के लिए। Yes, ma'am. वो अगर हम आवाज के मतलब वॉइस के बीच में और नेक के बीच में कोऑर्डिनेशन है तो इंफीरियर, और आपकी नेक और विजन देखने के लिए अगर आप नेक का मूवमेंट कराते हो तो वहां पे सुपीरियर क्वालिटी यूज होती है। मैम हाँ जी मैम जो आपने विजन वाला बताया उसमें भी तो एक तरीके से ऑडियो वाला ही हो रहा है कि जिधर की तरफ आवाज आ रही है हम उधर की तरफ अपनी नेक मूव कर रहे हैं। नहीं, जरूरी थोड़े ना आवाज आ रही है। जैसे सपोज मुझे इधर से आवाज आई तो मैं अचानक से इधर नेक मूव करूंगी, लेकिन मुझे कुछ इधर साइड देखना है तो मैं उधर की साइड नेक मूव करूंगी। आवाज नहीं आ रही है, विजन के लिए अगर मैं करूंगी, कोई आवाज नहीं आई लेकिन सिर्फ मैं देखने के लिए करूंगी, वो बात अलग है। किसी ने मुझे आवाज लगाई तो आवाज लगाई,
मैं सबसे पहले तो मैंने ऑडियो सुनी ना, ऑडियो के अकॉर्डिंग मेरी नेक मूव करी, देखा तो मैंने बाद में ना, विजन तो बाद में होगा, पहले तो ऑडियो और नेक का मूवमेंट होगा। Yes, ma'am. Yes, Yes. Right कर दिया? मैम साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। हाँ, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ मूव कराना। विजन के अकॉर्डिंग नेक का मूव कराएंगे सुपीरियर कॉलिक्यूली, ऑडियो के अकॉर्डिंग नेक का मूवमेंट कराएंगे इंफीरियर कॉलिक्यूली। सानिया कोई डाउट है? मोनिका दोनों के अलग नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद देखो ना, आपको किसी ने आवाज लगाई, पीछे से आपको किसी ने आवाज लगाई, तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ऑडियो सुनाई दी ना, पीछे से दिखाई थोड़े ना दिया है, देखोगे तो आप बाद में ना, वहां पे पहले ही आप पीछे मुड़ चुके होंगे, तो नेक का मूवमेंट थोड़ी ना लगेगा वहां पे। जिधर साइड से आवाज आई उधर साइड आप अपनी नेक मूव कर रहे हो, तो सुपीरियर वर्क कर रहा है इंफीरियर? मैम Audio इंफीरियर। के अकॉर्डिंग करें तो अपनी विश inferior. से, आपने अपनी विश से कुछ चीज देखने के लिए नेक मूव कराई। जैसे कि सपोज कर रहा है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पढ़ाते टाइम मेरे फोन में रिंग हुआ, तो मैंने फोन में रिंग सुनाई नहीं दिया मेरे को, लेकिन मेरे को टाइम देखना है, तो मैं टाइम देखने के लिए मैंने अपनी नेक मूव करा, मैं इधर टाइम देखने के लिए आ गई। बाई चांस मेरे फोन पर रिंग हुआ, ऑडियो आई, तब मैंने नेक मूव कराई, तो इंफीरियर है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. इन्हीं को हम बोलते हैं आपका, these four lobes are corpora, quadri, gemina। याद रहेगा, कॉर्पोरा, क्वाड्री जेमिना, सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर डक्ट सल्वाइनस। टू सुपीरियर कॉलिक्यूली होता है, टू इंफीरियर। सुपीरियर वाले देखने के लिए नेक का मूव जब हम करते हैं, इंफीरियर वाले जब हम कुछ सुनने के लिए नेक का मूवमेंट कराते हैं। अब आता है मेरे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन चीज आती है, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब इसमें देखो क्या है, पोन्स क्या काम करता है। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंट्रैक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। पोन्स का काम क्या है? पोन्स आपके छोटे छोटे फाइबर्स से मिलके बना है, जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को इंट्रैक्ट कराने का काम करता है। अच्छा, हमारा एरियाज रह गए ना इसमें, चलो पहले हैंड ब्रेन कर लेते हैं, उसके बाद करा। मैम एक बार कॉर्पोरा क्वाड्री बोलो, बता दीजिए। देखो बेटा, ये जो मैंने आपको कॉलिक्यूल्स बताए ना, इन्हीं को हम आपका कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना, बिकॉज ये 4 है ना, 4 के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? क्वाड्री। यस मैम। तो इसलिए इनको बोला कि हमारा पास जो डोर्सल पोर्शन होता है ना, उस डोर्सल पोर्शन के अंदर 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं, 4 लोब्स। उन चारों लोब्स को हम क्वाड्री जेमिना, कॉर्पोरा, क्वाड्री, जेमिना बोलता है। ओके मैम। क्लियर सबका? यस चलो, अब इतना क्लियर हो गया हमारा। अब आता है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले आपको पोन्स के बारे में याद रखना है। पोन्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स का एक ट्रैक्ट है जो ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करता है। फिर आया आपका सेरिबेलम। सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन था? सेरिब्रम। सेरिबेलम है। ये क्या है आपका? largest part of brain has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons। मतलब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपकी स्ट्रक्चर इसको ऐसे देखने के लिए मिलेगा। जैसे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं ना, विलाइज प्रेजेंट होते हैं तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ऐसे ही इसने भी क्या किया ना, सेरिबेलम ने अपने एरिया को बढ़ाने के लिए, ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स आ पाए, अपने अंदर कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स बना लिया। इन कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? सल्कस। और ये जो डिप्रेशन आ रहा है इनको गाइडस, गाइरी। ठीक है, ये याद रखना है। मेडुला ऑफ द ब्रेन। फिर नेक्स्ट आता है मेरे पास मेडुला। मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। तो कौन सा वो रीजन है जो स्पाइनल कोड से कनेक्टेड होता है? वो आपका होता है मेडुला। मेडुला क्या क्या कंट्रोल करता है? क्वेश्चन आता है इसके ऊपर भी। मेडुला आपका सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस और आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इनको कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था हमने, मेडुला, ऑब्लोंगेटा। मेडुला और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों एक ही है ना? यस तो वो मैम जो ये आपने डायग्राम बनाया है किस चीज का है?
ये डायग्राम मैंने सेरिबेलम का बनाया। cerebellum, सेरिबेलम के अंदर इन्होंने बोला ना कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है जिसकी वजह से ज्यादा स्पेस मिल जाता है उसको न्यूरॉन्स के लिए, तो ऐसे वो कॉन्वोल्यूटेड सरफेस उसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और मैम ठीक है? ये लेबलिंग क्या है वो भी बताना एक बार। ये लेबलिंग में जो आपका ये कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है जो अपर साइड में होगा उसको बोलेंगे सल्कस, और जो डिप्रेशन होगा इनर साइड में इसको गायरी बोलेंगे। ओके मैम। 3 मेजर रीजन्स मेक अप द ब्रेन स्टेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेन स्टेम पे पूछता है, ब्रेन स्टेम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ब्रेन स्टेम का काम क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में एक कनेक्शन को बनाए रखना, ये काम होता है आपकी ब्रेन स्टेम का। तो लिख लेना मिड ब्रेन प्लस, एक और नाम इसको लिख सकते हैं, पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लोंगेटा को क्या लिख सकते हैं हम? हाइंड ब्रेन। तो इसका मतलब ब्रेन स्टेम इज इक्वल्स टू मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन। बच्चों बताओ ये पूरे पेज पे किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार देख लो जल्दी से। तो सेरिबेलम को भी मिला के बनता है ना, तो ये थोड़ी सेरिबेलम को मिला के बनता है, लेकिन मैम फिर भी इसको सेरिब्रल बड़ा करना है। एक्वेडक्ट क्या होता हाँ जी, मैम सेरिब्रल एक्वेडक्ट एक बार बता दीजिए। सेरिब्रल एक्विडक्ट एक कैनाल होती है जो आपकी मिड ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है या मिड ब्रेन के थ्रू पास ऑन होती है। 4 कोई फंक्शन भी होता है? lobes के बीच में नहीं, सिर्फ डक्ट है ये एक, जिसके थ्रू आपकी वेसल्स वगैरह ट्रांसफर होती है। ओके मैम। या पोन्स को ही हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, या फिर ये पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि अलग अलग रीजन्स को कंट्रोल कर रहा है नहीं, अलग अलग रीजन्स को इंटरकनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए हम इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी बोल देते हैं। लिख लेना इसको भी एनसीईआरटी में। और वॉमिटिंग सेंटर मैंने आपको क्या बताया? बैलेंसिंग का काम तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका मतलब इस पेज पे तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। नो मैम। एंड यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे ब्रेन। अब एक टॉपिक रह गया था हमारा हेमिस्फेयर से। कितने हेमिस्फेयर थे सेरिब्रम के अंदर? 2 हेमिस्फेयर्स थे। तो उन दोनों हेमिस्फेयर्स के अंदर 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब टोटल कितने लोब्स हो गए मेरे पास? 4 ऐसे लोब्स होते हैं, लोब्स ऑफ हेमिस्फेयर। फ्रंटल लोब, FT, टेम्पोरल लोब, parietal lobe, and this one is occipital lobe. फंक्शन क्या क्या होता है इनके? फ्रंटल, फ्रंट का काम करेगा, फ्रंट का काम। ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? मेमोरी, रीजनिंग पावर, थिंकिंग, ये सारे काम करेगा हमारा फ्रंटल लोब। टेम्पोरल लोब क्या काम करेगा? मैम स्पीच, बोलने में काम करेगा। ओसिपिटल लोब विजुअल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। पैराइटल सेंसरी काम करेगा सारे, जैसे कि टच, होट, कोल्ड, पेन, ये सब। फ्रंटल फ्रंट वाले काम करेगा, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग, कम्युनिकेशन। टेम्पोरल लोब स्पीच का, हमारे बोलने में जो हेल्प कर रहा है। ओसिपिटल विजुअल एक्टिविटीज कराएगा। पैराइटल सारे सेंसरी काम कराएगा। अब टेम्पोरल लोब के अंदर और फ्रंटल लोब के अंदर एरियाज प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर भी PYQs में क्वेश्चन आया है। टेम्पोरल लोब के अंदर जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं वर्निक एरिया, और फ्रंटल लोब के अंदर जो एरिया होता है ब्रोकास, ये होगा।
अब सपोज कर रहा है आपने किसी ड्रंक इंसान को देखा है, तो ड्रंक इंसान की सबसे पहले किस चीज से आप पता लगाते हो कि ये इंसान ड्रंक है? बोल नहीं पा रहा होता, चल नहीं पा रहा होता। मैं सबसे पहले बोलने के तरीके से पता लगाते हो नहीं? यस मैम, और उसकी आईज भी रेड रेड हो जाती है। आइज भी रेड रेड हो जाती है और आपको बात करने के तरीके से पता चल जाता है। इसका मतलब जो ये वर्निक एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव किससे होगा? अल्कोहल से। अगर कोई भी इंडिविजुअल अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो इट मींस डायरेक्टली उसका वर्निक एरिया अफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीच अफेक्ट हो रही है। क्लियर? चारों लोब्स याद रखने, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। तो ये हमारा पूरा पेज डन। अब आते हैं हमारे पास रिफ्लेक्स सेक्शन। सेंसरी वाला वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। हाँ रिफ्लेक्स सेक्शन में आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, फिर इसके बाद हम लोग PYQs करेंगे। अब रिफ्लेक्स सेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स, किसी ने आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपने भी उसके साथ लड़ाई कर दिया, बोलते ना एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन। Yes, ma'am. यस मैम। रिएक्शन। आपके हैंड पे कुछ भी हॉट चीज या कुछ भी टच हुआ, अचानक से आप अपना हैंड पुल करोगे या कुछ भी मूवमेंट दिखाओगे, तो सब किसकी वजह से होगा? आपके रिफ्लेक्स। पहला क्वेश्चन ये है, रिफ्लेक्स एक्शन वॉलेंट्री इन एक्शन है, इनवॉलेंट्री इन एक्शन है? पहला पॉइंट हो गया मेरे पास भाई, ये मेरे पास इनवॉलेंट्री है। और सडन रिस्पॉन्स होता है नहीं होता है ये? Yes, ma'am. यस मैम। ये मेरे पास एक सडन रिस्पॉन्स होता है। अब इसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के हो सकता है। एक होगा मेरे पास कंडीशनल और एक होगा इनकंडीशनल। कंडीशनल और इनकंडीशनल। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो हम आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं। आफ्टर बर्थ एक्वायर करने वाले एक्वायर्ड होते हैं ये, और इनकंडीशनल बाय बर्थ होते हैं। अब जैसे कि सपोज आपको किसी ने एक थप्पड़ लगा दिया, आप रो रहे हो, आपको किसी ने सिखाया थोड़ी ना रोना, बाय बर्थ है ना कि भाई आपको कहीं पेन हो रहा है, आपको किसी ने मारा, किसी ने हर्ट किया, तो आपको रोना आएगा, है बाय बर्थ। यस मैम। आपको किसी भी फूड की स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस को आप देख पाते हो, वो किसी ने सिखाया? नो मैम। No, ma'am. आपको कफ होता है, वो भी बाय बर्थ है। तो ये सारे रिफ्लेक्सेस कैसे होंगे? हमारे इनकंडीशनल होंगे, बाय बर्थ। Yes, ma'am. कंडीशनल में क्या आएगा? आपको स्विमिंग आता है, आपको ड्राइविंग आता है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आता है, और जितना आपको बायो पढ़ना आता है, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना आता है, किसी भी चीज में आप एक्सपर्ट हो, तो वो रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, सडनली आपने मेरे को आंसर कर दिया, क्वेश्चन गया आपके ब्रेन में उसका आंसर पहले से सेव था, एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन से उसका आंसर आया आपके ब्रेन से निकल के, बाय बर्थ थोड़ी ना तो वो आंसर आपके ब्रेन में फिट हुआ, एक्वायर्ड किया ना आपने। Yes, ये ma'am. सारे रिफ्लेक्स कैसे होंगे? हमारे कंडीशनल होंगे। कंडीशनल इनकंडीशनल में डिफरेंस समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो हमारे इनकंडीशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनकंडीशनल जो बाय बर्थ होता है, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है। और जो हमारे कंडीशनल होता है, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। क्लियर है? यस मैम। पढ़ो अब जरा एनसीईआरटी को। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or poisonous. The entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntary without conscious efforts or thoughts require the involvement of the part of the central nervous system is called the reflex action. अब reflex path होता है, reflex pathway इसको भी समझा देती हूँ। इस डायग्राम में तो समझ नहीं आएगा आई गेस। एक होता है रिफ्लेक्स अर्क। रिफ्लेक्स अर्क का मतलब क्या होता है?
path reflex, followed by signal. हाँ, हाँ, तो अब आपके एनसीईआरटी ने नी जर्क दिखाया हुआ है, हम भी इसी को ही बना लेते हैं। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। थाई बोन। और यहाँ पे कौन से वाली बोन होती है? टिबिया फिब्यूला। यानी कि पटेला। पटेल, ठीक है। इसके ऊपर एक मसल होती है, एक मसल इसके डाउनवर्ड होती है। नाम पता है इनके क्या होता है? क्वाड्रिसेप्स। कौन सा? क्वाड्रिसेप। और नीचे वाला हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग। अभी दोनों के दोनों मसल्स एक अपर साइड में है, एक लोअर साइड में, दोनों के फंक्शन अलग अलग होता है। क्या फंक्शन होता है दोनों के? मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है ना लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में। तो हमारी जो मसल्स होती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो अगर आपकी क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपके लेग्स का कैसा मूवमेंट होगा? जब क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आपका जो लेग्स है उसका मूवमेंट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जब हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कैसा मूवमेंट होगा? बैकवर्ड। ये चीज हमें याद रखना है। अब क्या हुआ, सपोज आपको किसी ने आपके लेग्स पे हैमर टच किया, अगर आपका क्वाड्रिसेप के ऊपर सपोज हैमर टच किया तो यहां से आपकी सेंसरी न्यूरॉन गई, यस मैम, एफरेंट, या फिर एफरेंट फाइबर भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये गई और इसने किसको सिग्नल दिया होगा? आपके ब्रेन को सिग्नल दिया। ब्रेन ने इसके रिस्पॉन्स में क्या दिया? इफरेंट फाइबर। इफरेंट फाइबर क्या सिग्नल लेके आई? वो सिग्नल लेके आई, क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लेग्स फॉरवर्ड मूव किया। लेकिन अगर ये सिग्नल आता किसके पास? हैमस्ट्रिंग के पास, तो हैमस्ट्रिंग कॉन्ट्रैक्ट करती और लेग्स का मूवमेंट कैसा होता? बैकवर्ड। इसी को बोलते हैं नी जर्क रिस्पॉन्स। एक सेंसरी न्यूरॉन गई, उसके अगेंस्ट हमारे पास दो टाइप्स की इफरेंट आ सकती है। तो टोटल रिफ्लेक्स अर्क यहाँ पे कितने होंगे? दो हो सकता है ना, जिनके अंदर दो रिफ्लेक्स अर्क हो सकते हैं। मतलब टोटल नंबर ही है आपका, ये टोटल नंबर ऑफ इफरेंट फाइबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिफ्लेक्स। ये याद रखना है आप लोगों को। फिर इसके अलावा एक और चीज होती है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स अर्क। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स अर्क। रिफ्लेक्स अर्क दो टाइप के होते हैं, मोनो काइनेप्टिक एंड एक पॉलीसाइनेप्टिक। दोनों में क्या डिफरेंस होता है मोनो एंड पॉली में? एक के लिए होता होगा सिंगल साइनेप्स होगा, पॉली के अंदर मैनी साइनेप्स। और ये मैनी साइनेप्स किसकी वजह से होता है? यहाँ पे एफरेंट और इफरेंट के बीच में कुछ इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट हो जाती हैं, इंटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं, जो इंटर न्यूरॉन अलग अलग टाइप के रिफ्लेक्स अर्क प्रोड्यूस कर देंगी।
कि आप जाके क्वाड्रिसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट कराओ, आप जाके हैमस्ट्रिंग को कॉन्ट्रैक्ट कराओ। एक बार फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, एक बार बैकवर्ड मूवमेंट होगा। तो जितने भी जर्क रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑल जर्क रिस्पॉन्सेज मोनोसाइनेप्टिक एंड पॉलीसाइनेप्टिक के अंदर जितने भी विथड्रॉल रिस्पॉन्सेज होते हैं, विथड्रॉल रिस्पॉन्सेज ये सारे आपके पॉलीसाइनेप्टिक। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, चलते चलते आपने देखा आपके सामने अचानक से एक गड्ढा आ गया, आप उसके अंदर गिरने वाले थे, आपने अचानक से अपना लेग पीछे की साइड मूव करा लिया, विथड्रॉ करा लिया अपना लेग। ये कैसा साइनेप्स होगा? पोली या मोनो? पॉलीसाइनेप्टिक। मतलब आप किसी चीज को विथड्रॉ कर रहे हो, अचानक से वहां से हटा रहे हो, वो हमेशा विथड्रॉ में आएगा, मतलब पॉलीसाइनेप्टिक में आएगा। और मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक में फास्ट कौन होगा? पॉलीसाइनेप्टिक। बेटा पॉली में तो बहुत सारे साइनेप्स हो रहे हैं, इंटर न्यूरॉन्स के बीच में टाइम ज्यादा लगेगा। मोनो वाला फास्टेस्ट। मोनो वाला फास्ट होगा, ठीक है। मैम जैसे अगर कोई एक कीड़ा वगैरह अपने आसपास आ जाता है और हम अचानक से हाथ हिलाते हैं तो फिर वो क्या होता है? वो मोनो में। हाथ हिला रहे हो, रैंडमली हटा नहीं रहे हो कोई चीज। आपको यहाँ पे सपोज मेरा हाथ यहाँ पे रखा है, अचानक से मेरे को लगा मैंने कुछ यहाँ पे आयरन वगैरह लगाई हुई है, मैंने अपना हाथ हटाया, विथड्रॉ किया, वो पोली है। मैम और मोनो बता दो एक बार। मोनो के एग्जांपल्स आप देख लो। मोनो के एग्जांपल जैसे आपके सामने अचानक से कोई शेर आ गया, क्या करोगे उस टाइम पे? अपने आप को छिपाओगे, भाग जाएंगे, करोगे करोगे नहीं, वो मोनो में आएगा। ओके मैम। विथड्रॉ हमेशा एक बॉडी पार्ट का होगा, लेग्स हो या हैंड हो। तो हम जब हम इसमें जैसे गड्ढे का आपने एग्जांपल लिया, गड्ढे वाले में हम अपने पैर तो पीछे करते ही हैं, ऊपर से ऊपर का बॉडी पार्ट भी तो पीछे ही करते हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं। फोन में लगे हुए थे, फोन चला रहे थे, चले जा रहे हो, आपने लेग्स उठा लिया था रखने के लिए, लेकिन आपने देखा अचानक से गड्ढा है, पीछे कर लिया आपने पैर, वो होगा पोली। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, पढ़ो अब जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है ये, देन फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। जितने अच्छा यहाँ पे नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है? यस मैम। वर्षा है अभी यहाँ पे क्लास में? वर्षा नहीं है। अच्छा मैंने आप लोगों को क्लास लिया था, एक स्टूडेंट ने बोला था उन्होंने विजय एजुकेशन का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, किसने बोला था वो मेरे को? वो आई नहीं। आई नहीं है, नाम क्या था उसका, नाम याद है? मैम चलो याद नहीं है, कोई बात नहीं। एंड जितने भी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने आप लोगों के ग्रुप में अपडेट भी किया था कि आप लोगों की ना नंबर ऑफ क्लासेस में थोड़ा इंक्रीज करा रही हूँ। उसमें अब क्या हुआ करेगा, नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज होंगी, पर डे 3 क्लासेस आपकी हुआ करेंगी। प्रॉपर मैं टाइम टेबल बना के आज इवनिंग तक आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगी। और आपकी अभी केमिस्ट्री क्लास थी ना कन्हैया सर के साथ 11 बजे, 11:30 बजे, तो कन्हैया सर की क्लास मैंने ले लिया आपका, तो वो आपकी क्लास उनके खुशी मैम की क्लास के बाद लेंगे। जर्क का मतलब होता है सडन रिस्पॉन्स, सडनली कोई चीज मूव कराना। मैम सिंगल स्नैप्स और मैनी स्नैप्स में डिफरेंस क्या है? किसमें? सिंगल स्नैप्स और मैनी स्नैप्स। स्नैप्स का मतलब क्या था? कैविटी। एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में जब हम ट्रांसफर करा रहे थे इम्पल्स को, जंक्शन बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, तो अगर 2 न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में जंक्शन है तो एक साइनेप्स हो गया। बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं अटैच्ड, इंटर न्यूरॉन्स आ गई है बीच बीच में हमारी, तो वहां पे बहुत सारे साइनेप्स बनने लग जाएंगे। एक ही न्यूरॉन से बहुत सारी न्यूरॉन सिग्नल ले रही है, वो हो जाएगा मल्टी स्नैप या मैनी साइनेप्स। हाँ जी। हमें डोर्सल रूट गैंग्लियन क्या करता है? कौन से वाला? इसी में नी जर्क रिफ्लेक्स के अंदर
ये रेफरेंस पार्ट 3 वाले में। ये सब इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जितना मैंने अभी बताया ना उसी में से क्वेश्चन आएंगे पूरा। ये पूरा इन्होंने ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, डोर्सल रूट गैंग्लियन, ये कुछ नहीं पढ़ना है इतना आपको। मोटर एंड प्लेट इन्होंने लिखा हुआ है इफेक्टर ऑर्गन को, मसल, स्पाइनल रिसेप्टर। मैम लेबलिंग तो आ सकती है ना? इस वाले डायग्राम की नहीं आई कभी वैसे लेबलिंग, आने को आ भी सकती है बट आई नहीं है अब तक। चले अब क्वेश्चंस पे। सेंसरी वाली वीडियोस आज फिनिश कर लेना आप सब लोग। सेंसरी में से आप मैम जो आपने ये पढ़ाया था ये तो वीडियो में था ना? हाँ ये भी सब वीडियो में था। आईज और ईयर्स एक क्वेश्चन आ जाता है दोनों से, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ मैम जी, समरी पढ़ना भी जरूरी होता है एनसीईआरटी की? क्या क्या? नहीं नहीं, समरी पढ़ना जरूरी नहीं होता। और मैम जो आगे साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है? कौन सा दिया हुआ है? साइंटिस्ट के बारे में जो दिया हुआ था वो पढ़ लिया करो। ओके मैम। मैम और ये जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होते हैं मैम, जो हमने अभी उसके अंदर पढ़े थे नोट्स के अंदर, ऑल्फैक्टरी लोब, उसके अंदर जो मैम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं उसकी सारी नोब उसके अंदर अटैच होती है बल्ब के अंदर। ऑल्फैक्टरी लोब, दोबारा क्वेश्चन बोलो अपना। मतलब ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होते हैं नोज के अंदर, उसके अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के सारे सिग्नल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व। सारे के सारे सिग्नल जाते हैं। ओके। चलो अभी आप लोग आंसर सबके सब पोल में करोगे, जितने भी स्टूडेंट है ना, यहाँ पे अभी 60 स्टूडेंट है, 60 के 60 स्टूडेंट्स के मुझे रिस्पांस चाहिए। एंड आई गेस नर्सिंग वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे पूरे ह्यूमन फिजियो के क्वेश्चन, या ट्राई करना चाहोगे आप लोग भी? मैम हम ट्राई कर देंगे। ट्राई करना, जिसको नहीं लगता है कि बिल्कुल नहीं कर पाओगे वो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लो या फिर कुछ और रिवीजन कर लो, बट टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। ओके। क्वेश्चन मैम आपने भी मुझे बोला था एक्चुअली नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं नहीं, मैंने ही बोला बस इन क्वेश्चंस को ट्राई करो सब, या फिर मैं पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूं। इसमें पूरे ह्यूमन फिजियो के पीवाईक्यूज है, लेटेस्ट वाले सिर्फ। यस मैम भेज दीजिए। मैम पोल तो ऑन नहीं हुआ। तो पॉल में फिर ये कंफ्यूजन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर्स नहीं यहाँ पे डले हुए हैं। हाँ हम यही बता दे। चैट में बोल देते हैं। चलो चैट में बोलते रहो चैट सबके में सब, बता देते ठीक है। चैट से मेरे को पता चल जाएगा। एक सेकेंड रुकना, मैं चार्जिंग ऑन कर देती हूँ। मुश्किल से हाफ आवर लगेगी, टोटल 200 क्वेश्चंस हैं ये। ओके मैम। मैम आप ये पीडीएफ ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। मैम कोई ना असर्शन रीजन वाली कोई पीडीएफ हो ना वो भी भेज देना। उसके लिए वो क्रेडिट सोर्स वाला यस मैम स्टेटमेंट वाली। आप लोगों को क्रेडिट सोर्स वाला भी मटेरियल मैंने दिया हुआ है ना, उसमें है क्वेश्चंस हैं। ओके मैम। एक बार हमारा थोड़ा सा सिलेबस रैप अप हो जाए फिर मैं आप लोगों को क्लासेस में ही सब कुछ कराना शुरू करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये दिया है मैंने। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चंस आप लोगों से काम करते हुए पूछ ही लेती हूँ, एक एक क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन के बाद कोई आंसर नहीं बताएगा।
इसका आंसर कीटोन डाइहाइड्रेट है। इसके बाद जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी ना वो बताएगा सिर्फ। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को बताएंगी तस्लीमा। जिसको आता है वो हैंड रेज करना। तस्लीमा जल्दी बताओ। मैम Which मुझसे cells पूछ रहे हो? हाँ हाँ आपसे। क्रिप्सोफ्लाविक्यून सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। जब अभी पढ़ाया था ना एग्जैक्टली बताया था मैंने आपको। मैम ए। पैनिक सेल्स। यस मैम। ठीक है सुप्रिया बेटा आप लीव कर सकते हो। आंचल इज इट ट्रू? यस मैम। सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज बताओ। ऑप्शन सी। Which hormone to stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? Is it true? Cholecystokinin secretin? Yes ma'am. Yes, Yes ma'am. Yes ma'am. Yes. Next, which of the following guard the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? अनामिका बताएंगी। Sphincter of Oddi. Sphincter of Oddi. Very good, very good. Next question. कृतिका बाकी सब भी देखते रहना, क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते रहना अपने पास। नोटबुक में लिखना चाहो नोटबुक में लिख लो, जहां मर्जी है वहां लिख लो, बट क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन होना चाहिए आप लोगों का। ये ऋतिका जल्दी बताओ। Ma'am A. सही है राधिका? ए No ma'am. Premolar. मैम प्रीमोलर होता है। चिल्ड्रंस के अंदर बेटा प्रीमोलर्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को बताएंगे परम। परम प्रज्ञा बताओ बताओ। Where do certain symbiotic microorganism वाली एक्टिविटी सीजम के अंदर होती है? One of the constituent of pancreatic juice which is poured into the duodenum in human is आर्शी अली। जिसका मैं नाम ले रही हूँ ना सेम सेकंड में आपका माइक अनम्यूट होना चाहिए। आर्शी ट्रिप्सिनोजन। which is poured into the duodenum in human is, बताओ राधिका। Ma'am trypsinogen है option C. एक्टिव होता है उसके बाद ही तो जाता है duodenum। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कौन करता है? Ma'am enterokinase. एंटेरोकाइनेस कहाँ पे होता है? हाँ इनर म्यूकोसा में इंटेस्टाइनल की। मैम इसका करेक्ट आंसर क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं सब। ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुआ है ना। वन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस का एक कॉन्स्टिट्यूएंट जो पोर हो जाता है जाके ड्यूोडेनम के अंदर। नहीं है। ओके मैम। Ma'am A हो। ए होगा ट्रिप्सिनोजन, तभी वो हमारे ड्यूोडेनम के अंदर आएगा और ड्यूोडेनम के अंदर उसको एंटेरोकाइनेज मिलेगा, वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। मैम एंटेरोकाइनेस आपने क्या बताया? म्यूकोसा सिक्रेट करते हैं। हाँ म्यूकोसा सिक्रेट करते हैं एंटेरोकाइनेज इंटेस्टाइनल सेल्स के, इंटेस्टाइन्स के। ठीक है नेक्स्ट बताएंगे हमको चारू सरसेर। चारू बताओ। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have. छाया आप बताओ। दिविशा, कीर्ति। Ma'am epiglottis. Epiglottis, very good. Which one of the following vitamin can be synthesized by bacteria inside the gut? कुमकुम। डी। विटामिन डी या B1? विटामिन B1। अनामिका, is it right? Vitamin B1. Enzyme enterokinase help in conversion of
मैम बताओ, प्रकाश बताएंगे, प्रकाश। मैम प्रकाश नहीं आते हैं। नहीं आता है। मैम रितु, मैं बताऊं? साइबा बताओ। ट्रिप्सिनोजेन इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन, वेरी गुड। फिर ये ट्रिप्सिन आगे जाके किसको कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को प्रोटीन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। क्लियर? हाँ पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। मैम HCl। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पूजा, आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का। मोनिका, मोनिका, मोनिका Yes, बताओ, ma'am. आंसर बताओ। Identify the cells whose secretion protect the linings of gastrointestinal tract from various enzymes. मैम सी होगा क्या? सी होगा। मैम कॉम्प्लेक्स। पहले है मोनिका, आंसर नहीं पता था इसका? म्यूकस ही तो प्रोटेक्ट करता है, गॉबलेट सेल सिक्रीट करती है। चैट में दे दिया था पहले ही। बेटा बोलना होता है क्लास में, मैम बोला करो। Which of the following gastric cell indirectly help in erythropoiesis? Nancy, what is erythropoiesis? मैम एक क्वेश्चन है। पूछो। मैम जो गॉबलेट सेल होती है वही हमारे म्यूकस नेक सेल्स होते हैं। हाँ, गॉबलेट सेल्स को म्यूकस नेक सेल्स बोलते हैं, which secrete mucus which protect the gastrointestinal tract from HCl. ओके मैम। Indirectly help in erythropoiesis. मैम पैराइटल सेल्स। Yeah, parietal cells. Pannett cells कहाँ पे प्रेजेंट थी? आशुतोष, Pannett cells। कौन सी सर? आशुतोष, गौरव, गुंजन। यस मैम, पेनिसेल्स मैम उसमें प्रेजेंट थी मैम, लिवर्स में। मैं बता मैम स्मॉल इंटेस्टाइन की लिवर में कुपर सेल्स होती है, सॉरी मैम। ब्रूनस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट थी? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में। के अंदर। याद रखो बच्चों, ऐसे भूलो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसका आंसर मेरे को बताएंगे मुस्कान यादव। तो जैसे ही क्वेश्चंस कराने लगे ना, क्लास की स्ट्रेंथ हाफ हो गई। बताओ मैम। हाँ बताओ गौरव। मैम इसका सी होगा, लिपेस अमाइलेज ट्रिप्सिन और कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट तस्लीमा बताएंगी। यस मैम। आंसर बताओ उसका। मैम इसका डी होगा ना? मैम मैं बताऊं? डी मैम। गैस्ट्रिक एसिड रिलेटेड रहेगा। मैम डी। दोनों एक ही होता मैम पैराइटल सेल्स। यस मैम, है। डी। पैराइटल Yes, दिव्यानी है क्लास में? दिव्यानी नहीं है। बताओ उसका आंसर। मैम ए। यस मैम, ये होगा पेप्सिनोजेन, लाइपेज एंड रेनिन। नेक्स्ट इसका आंसर बताएंगे मेरे को। कौन बताएगा? पूर्णिमा बताएंगे, और कोई नहीं बोलेगा। पूर्णिमा, यस मैम। आंसर बताओ। ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट इन द सबम्यूकोसा ऑफ स्टमक। हाँ मैम ना। अभी किसी ने बताया था सी होगा। ड्यूडेनम में होती है। मैम सी होगा। ड्यूडेनम में मैम होती नॉट है। करेक्ट। मैम ड्यूडेनम में होती है ना, स्टमक में नहीं होती है। एग्जैक्टली, बिकॉज सी नॉट होगा। करेक्ट पूछा है, तो ड्यूडेनम के अंदर होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट ये ऐसे नहीं।
ये बी क्वेश्चन वाला करो। फिर पहले वाले में ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड secrete HCl. नहीं, मैम ऑप्शन बी AC में। क्या है, AC नहीं। Acinia present in the pancreas and secrete. ये तो सही है। मैम सारी क्या सही है? स्टेटमेंट है, थर्ड AC सी सही है। नो मैम सारी सही है, सिर्फ थर्ड को छोड़ थर्ड वाली। I'm हाँ wrong है रॉन्ग सी I'm wrong है मैम सी। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। हाँ रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो। इसका आंसर मेरे को तन्नू चौरसिया बताएंगी। मैम प्राचीन सिंह नहीं आई क्लास में? हाँ मैम मैम फोन चार्ज नहीं है, फोन स्विच ऑफ होने वाला है, तो क्लास लेफ्ट कर सकती हूँ? हाँ, मैं ये PDF ना ग्रुप में शेयर कर दूंगी, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ओके मैम, थैंक यू। इसका सॉल्व करो जल्दी से। मैम हम बताएं, बताओ। इसका डी होगा 144। मैम बी होगा ना? मैम बेटा कैलकुलेट करो, कैलकुलेट। मैम डी फिजियोलॉजिक वैल्यू से निकालना है। हाँ मैम उस वैल्यू होती है 1 की 4 1 की 4 1 के नॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे फिर प्लस कर देंगे हाँ। सबको। ट्राई करके प्लस कर देना। इसका आंसर 144 आ रहा है। 144 आएगा। 144 चलो आपके आंसर पे एग्री करते हैं। सबका 144 आ रहा है ना, किसी का और कुछ तो नहीं आ रहा है? नो मैम। नो मैम ये वाला एक बार बता दीजिए, मैम क्या कैसे बेटा? होगा? वाला एक बार बता दीजिए। यस मैम बता दो। नीड द फॉलोइंग डाइट 5 ग्राम रो शुगर उसने खाया, 4 ग्राम एल्ब्यूमिन, 10 ग्राम प्योर बुफालो घी एल्डरेटेड विद 2 ग्राम वेजिटेबल घी एंड 5 ग्राम लिग्निन। हाउ मेनी कैलोरीज ही इज लाइकली टू गेट? अब मेरे को बताओ, शुगर के अंदर 5 ग्राम रो मटेरियल, शुगर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मैम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट से कितनी कैलोरीज? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरीज मिलती है? 16 कैलोरीज ले लिया। मैम 5 ठीक है, ग्राम दे रखा है। मैम ग्राम है। अच्छा हाँ 5 ग्राम है। सॉरी 120 हो जाएगा। 3 कैलोरी। बुफालो घी और वेजिटेबल घी 10+2 दोनों घी है। घी के अंदर क्या होता है? फैट। फैट होता है। फैट। तो उसने 12 ग्राम फैट लिया। एक फैट से 1 ग्राम फैट से कितनी कैलोरीज 9 मिलती है? 9 ग्राम। आंसर क्या आएगा? मैम 108। 108। लिग्निन, लिग्निन के अंदर फाइबर्स होता है, इससे कोई कैलोरीज नहीं मिलती ना? नो मैम नहीं मिलती। तो इसका मैम 0। 108 + 20 कितना आ गया आंसर? 8 गेट 128। 128। मैम आपने एल्बुमिन छोड़ दिया। एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैम फैट। प्रोटीन। मैम 4 होता है। 4 4 जा 16 और 8 और 6 14। 144 मैम 144 आ गया। ओके मैम। आया सबको समझ? यस मैम चल आगे करो। साहिबा, क्लास में 2 साहिबा, एक साहिबा खान है, एक साहिबा मलिक है। यस मैम। अलग अलग है ना दोनों? हाँ मैम अलग अलग है। ओके। और ये रहीमा इस्लाम के नाम से जो ज्वाइन करता है, बेटा आपका रियल नेम क्या है? मैम रहीमा। रहीमा। मार्क्स संडे में टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे? मैम 337। 337। नेक्स्ट संडे में इनको 500+ चाहिए। मेरे को जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना 500+ आने चाहिए सबके सबके। अगर किसी के भी 500 से कम मार्क्स आए तो सोच लेना आप लोगों को मैं CBT के बैच में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर 500 तक भी आप लोगों के मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना तो इट मीन्स आप लोग नहीं कैपेबल हो नीट क्लियर करने के लिए। बताओ इसका आंसर पूर्णिमा। मैम मैं बताओ जल्दी। हम डी। यस मैम डी। यस मैम डी।
टी। पैप्सिन हो जाए, पैप्सिन कन्वर्ट नहीं होगा तो पैप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोस पैप्टोन में नहीं करेगा। चलो डाइजेशन वाले की बहुत कर लिया, अभी थोड़ा आगे कर लेते हैं। मैम टोटल कितने क्वेश्चंस है? 180 ओके मैम। 200 समथिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इससे ना ये होगा कि एक ही बार में आपका पूरा ह्यूमन फिजियो रिवाइज हो जाएगा। मैम ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन सी। ए ट्रैक Yes, है ma'am. लॉन्ग ट्रैक ना मैम सी है कंप्लीटली मैम इनकम्प्लीट मैम इनकम्प्लीट होगा मैम, ए होगा। कंप्लीट सी बोल रहे हैं। मैम सी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, मैम ए होगा। मैम ए होगा। कंप्लीट कार्टिलेज नहीं होता, सी शेप होता है। एक तो सी होगा ही नहीं, ए ए होगा मैम। अच्छा डी क्यों नहीं है? क्योंकि वो करेक्ट। व्हाई नॉट डी? मैम इंस्पिरेशन मैम में वो मैम फ्रिक्शन मैम वो क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करता ना रविंद्र के। हाँ एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन करो। साइबर राइट फिक्शन से बजाते हैं। ये मैम बी बी, होगा। बी बी। मैम बी। ऑप्शन बी। टाइडल वॉल्यूम सबसे कम होता है 500 से 550, तो मतलब ए का तो थर्ड होना चाहिए। ए यस का मैम। थर्ड और बी में हुआ है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? मैम 1100 to 1200। 1100 to 12 बी ऑप्शन होगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम एक मिनट वाला क्वेश्चन दोबारा लगा। हो गया क्वेश्चन, ये वाला करो। ये टेस्ट में भी आता मैम इसका ए है, इसका ए मैम टेस्ट में आया था मैम ये क्वेश्चन। है। ए ऑप्शन इन्फ्लेमेशन ये सब नहीं होगा। इस वाले टेस्ट में था। यस मैम इसके हाँ, ऊपर यस मैम। मैम इसका भी 100 बीट पर मिनट है जो पीछे गया क्वेश्चन। ये भी आया। मैम इस सभी एमटीजी के क्वेश्चन है, सब तो कर रखे हैं। मैम ऑप्शन ए। मैम ए। क्वेश्चंस ना आप लोगों को रट जाने चाहिए कि भाई क्वेश्चन देख के आपको डायरेक्ट आंसर याद आ जाए। यस मैम ए यस। मैम ए। ऑप्शन ए। ये वाला नहीं, ये वाला करो। आर्टरीज आर बेस्ट डिफाइंड एज द वेसल्स। अच्छा इसी में 200 क्वेश्चंस ये हैं, इसी में ही आपके असर्शन और रीजन क्वेश्चंस भी डाल दूं मैं? हाँ मैम। यस मैम। फिर एक ही पीडीएफ हो जाएगा आपका जिसमें से आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। मतलब कभी भी ह्यूमन फिजिक्स क्वेश्चन करना है इस पीडीएफ से कर लिया करना। यस मैम। तो फिर ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर करूंगी बी है इसका। इवनिंग तक। ओके मैम। बी चलो फिर तो मैं आप लोगों को इवनिंग तक ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसके अंदर असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले डाल के